Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. तो अब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एक न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सिस्टम मींस जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ किसी एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए करते हैं काम, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सॉरी, दैट इज सिस्टम. ठीक है. तो सिस्टम इज functions of the different type of organs to complete a particular activity. For example, digestion के लिए सिर्फ आपका स्टमक इंडिविजुअली वर्क नहीं करेगा, सिर्फ आपका कह सकते हैं इंटेस्टाइन इंडिविजुअली वर्क नहीं करेंगे. आपका माउथ से लेकर के आपका इसोफिगस, आपका लीवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका पैनक्रियाज, आपके इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके सारे पार्ट्स, रेक्टम, एनस, ये सारी चीजें कंबाइन फंक्शन करेंगी तब जाकर के आपका डाइजेशन कंप्लीट होगा. सो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी टू कंप्लीट एनी टाइप ऑफ फंक्शन. ठीक है. सो डाइजेशन के लिए जो भी सारे सिस्टम हमारे वर्क कर रहे हैं, उन सारे सिस्टम को कंबाइन करके हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया. चलिए देख लेते हैं आगे. ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से? जो ये डाइजेस्टिव वर्ड आया है, दिस कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज डाइजेस्टो. डाइजेस्टो मीन्स होता है डिवाइड करना. तो ऑब्वियसली हम कोई चीज लेते हैं माउथ के अंदर, तो वो हमारे टीथ के थ्रू, हमारी सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू उस कह सकते हैं उस फूड का, उस कोर का ब्रेक डाउन होता है बहुत सारे पार्ट्स में. देन वो अंदर जाता है. फिर हमारे अंदर जो एब्डोमेन के अंदर यानी स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसको ब्रेक डाउन करता है. देन वो जाकर के एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड वेस्ट मटेरियल फिर बाहर आ जाता है. तो ये पूरी एक्टिविटी इसलिए हो पा रही है क्योंकि हमने उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया है. एज इट इज अगर ले लेते तो अंदर डिवीजन नहीं होता और आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता. ठीक है. तो मीनिंग क्या निकल रहा है? डिवाइड. सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, सॉरी ऑर्गन्स. ओके. फंक्शन मेनली क्या है इसका? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हमने न्यूट्रिएंट्स बोल दिया. इसके अलावा आप इन्हें मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो कि हम किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करते हैं, तब कहीं जाकर के वो इजिली डाइजेस्ट हो पाता है. तो मेन फंक्शन क्या हो गया? ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. ओके. तो डाइजेशन का मीनिंग क्या है या डेफिनेशन ले लो. ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हमने ब्रेक डाउन कर दिया. किसका ब्रेक डाउन किया? फूड का ब्रेक डाउन किया. उसको किस चीज में कन्वर्ट किया? न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया, या तो कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया. क्यों कन्वर्ट किया? जिससे कि वो इजिली हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. लाइक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को नीड पड़ती है, वो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएं और वेस्ट मटेरियल हमारा बाहर चला जाए. चीजें लाइक विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए, वाटर हो गया, है ना. ये सारी चीजें जो कि आपके बॉडी को नीड पड़ती है एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और एनर्जी यूज करने के लिए आपकी बॉडी को नीड पड़ती है, ये सारी चीजें हमें फूड से ही मिलते हैं ऑब्वियसली. तो ब्रेकडाउन की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने तो पहले भी 10th 12th में पढ़ा होगा कि आपके हर एक फूड आइटम्स में स्टार्च होता है. स्टार्च आगे जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड ग्लूकोज आपकी बॉडी को एनर्जी देता है फंक्शन करने के लिए. ठीक है. तो स्टार्च जो है वो काफी बड़ा होता है और वो हमारे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता क्योंकि हमारे सेल्स छोटे 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 होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. ठीक है. और हमारी ब्लड सप्लाई इतनी कैपेबल नहीं है कि कोई बड़ी चीज को लेके अपने वेन्स में ले जा सके. ऐसा नहीं है. उसके लिए हमारी बॉडी उसकी तैयारी करती है. कैसे तैयारी करती है? डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू तैयारी करती है. ओके. प्रोसेस कैसे चल रहा है, क्या क्या स्टेप्स चल रहे हैं, वो हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि किस किस स्टेप्स के थ्रू हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन. ठीक है. तो डेफिनेशन क्या बोलती है? ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड क्या हो रहा है? फूड टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में,
और वो सिंपल केमिकल सब्सटेंस के में कन्वर्ट हो रहा है, that can be absorbed and used as a nutrients by your body. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो न्यूट्रिएंट्स जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं वो हमारी बॉडी एज एन एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स या पार्ट। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मेनली अगर बड़े बड़े ब्रॉड पार्ट्स में देखें तो दो पार्ट में डिवाइड है। या digestive system is composed of accessory organs and canal organs या gut organs भी हम इसे बोलते हैं। accessory organs वो होते हैं जिनको हम helping organs भी बोलते हैं, जो कि भले ही मेन काम नहीं कर रहे हो बट उनके बिना काम कंप्लीट हो नहीं सकता। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके टंग, आपकी सलाइवरी ग्लैंड, आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, ये सारे आपके एसेसरीज ऑर्गन्स हैं, हेल्पिंग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लो कि मान लीजिए कि आपने कुछ फूड इनटेक किया और आपकी सलाइवरी ग्लैंड आपका सलाइवा प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो सलाइवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। सलाइवा क्या करता है कि ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, आपके फूड को क्या करता है, उसको थोड़ा सा गीला करता है। तो आप अगर कुछ भी देखो, अगर आप किसी चीज को गीला करके तोड़ोगे तो वो इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा। वही सलाइवा का मेन फंक्शन है कि आपके फूड को वो गीला करता है और इजिली टूटने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपके सलाइवा में कुछ एंटीबॉडीज भी होते हैं जो कि आपके फूड के साथ, जो आपके हैंड, जैसे आपने हाइजीन प्रैक्टिस नहीं करी, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो खाने से पहले हैंड वॉशिंग नहीं करते होंगे, है ना, जैसे जो भी वो काम कर रहे हैं वो आए और उन्होंने खा लिया, ठीक है। तो क्यों आप बीमार नहीं पड़ते हो? वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर के जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रही हैं। आपके सलाइवा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटर होते ही उनको किल कर देती हैं और आपको फूड पॉइजनिंग इजिली नहीं होता। समझ गए? ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड मेनली क्या कर रही है, उस फूड को गीला कर रही है, ल्यूब्रिकेंट कर रही है और कलेक्ट करने में हेल्प कर रही है। तो ये सारे छोटे छोटे फंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है कि आपके टीथ के नीचे इजिली वो फूड आ जा रहा है और आप इजिली उसको च्यू कर रहे हो। क्लियर हो गया? उसी तरह से अगर टंग देख लो तो टंग एक तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होती है। टंग क्या करती है कि उस फूड को आपके टीथ के नीचे लाने में हेल्प करती है। अगर वो टंग आपके अंदर नहीं हुई तो आपको टेस्ट ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि जितने भी टेस्ट बड्स होते हैं वो आपके टंग के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं हुई तो आपका फूड इधर उधर कॉर्नर में चला जाएगा, क्योंकि अंदर कैविटी है आपके अंदर, ठीक है, मतलब माउथ एक कैविटी, खाली जगह है, इधर उधर चला जाएगा और आप उसे टीथ के नीचे नहीं ला पाओगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े काम कर जाती हैं, जो कि हम इस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। बाकी कैनाल्स ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं। एग्जाम्पल ले लो, आपका इसोफेगस हो गया, राइट। इसोफेगस एक तरह का पाइप होता है जिसके थ्रू फूड जाता है आपके एब्डोमेन में। आपका एब्डोमेन हो गया, लाइक स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके सारे पार्ट्स हो गए। तो ये आपके मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हम सारे ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें, या आपके नोट्स के लिए आपको ये डिवीजन देख लीजिए, ये क्लासिफिकेशन नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है वो कितनी तरह से काम कर रहा है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन को हम मैनुअल डाइजेशन भी बोल सकते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके टीथ से, ठीक है। तो मैकेनिकल डाइजेशन में कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है, मैकेनिकली काम कर रहा है, कोई चीज काम कर रही है अकेले, मतलब कोई केमिकल यूज नहीं करके कर रही। जैसे कि आपने फूड को अंदर लिया माउथ के अंदर और टीथ ने उसको च्यू करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, च्यू करना स्टार्ट कर दिया, चबाना स्टार्ट कर दिया, वो अपने आप ही काम कर रहा है, ठीक है। यहां से हो गया आपका मैकेनिकल डाइजेशन, जिसका एग्जाम्पल आपका टीथ है। फिर उसके बाद फूड मिक्स होता है सलाइवा से, उसके बाद फूड स्टमक में जाता है। अब स्टमक में जाने के बाद आपका केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
केमिकल डाइजेशन का मतलब ही यही है कि कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस जो है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, जो आपके अंदर आपके एब्डोमेन या आपके स्टमक में बनता है, और डिफरेंट एंजाइम्स जैसा कि बाइल हो गया, ये सारी चीजें क्या करती हैं, बिलिरुबिन लेवल, ठीक है, बिलिरुबिन, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इनके पास एनर्जी होती है। ये एक तरह के केमिकल हैं, एंजाइम्स हैं, जो कि फूड को तेजी से ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के आपके डाइजेशन हो गए, दैट इज मैकेनिकल एंड केमिकल। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शंस। तो मैंने फंक्शंस में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन आता है तो आप इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लाइक अगर आप ऐसी प्रेजेंटेशन दोगे तो, नहीं तो आप पर्टिकुलरली लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माउथ लिखा, उसका फंक्शन लिख लिया। मैंने ये इमेज इसलिए डाली है क्योंकि इससे आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लिमिटेड फंक्शंस लिख सकते हो, लेकिन अगर आप हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन लिखो ना तो काफी ज्यादा हो जाएगा कंटेंट आपके पास। इसके अलावा जब हम पर्टिकुलर ऑर्गन की बात करेंगे तो उनके सेपरेट फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फूड आपके एंटर करता है किसके अंदर, माउथ के अंदर। तो माउथ का फंक्शन देख लेते हैं। तो सिंपल सा चीज है, माउथ के अंदर फूड एंटर कर रहा है तो माउथ का मेन सबसे फर्स्ट जो फंक्शन है वो क्या हो गया, उसने क्या किया, रिसीव किया। क्या रिसीव किया, उसने फूड रिसीव किया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन तो उसका यही हो गया। अब रिसीव करने के बाद उसने फूड को स्पेस, लाइक फूड को एक शेल्टर दिया कि हाँ वो वहां रह के मतलब अपने आप का ब्रेक डाउन कर सकता है, करवा सकता है, ठीक है। इसके अलावा फूड ब्रेकडाउन किसके अंदर हो रहा है, प्राइमरी ब्रेकडाउन जो हो रहा है या प्राइमरी फंक्शन जो हो रहा है फूड को डाइजेस्ट करने का, वो माउथ के अंदर हो रहा है, जो कि कौन कर रहा है, टीथ कर रहे हैं। इसके अलावा और फंक्शन जैसे कि आपको बोलने में हेल्प करता है, टंग जो है आपके टेस्ट बड्स पता करती है, बताती। नेक्स्ट आपका आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड सिंपल सी चीज है, सलाइवा प्रोड्यूस करेगी। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, प्रोड्यूस सलाइवा। सेकेंड फंक्शन क्या होगा, सलाइवा क्या कर रहा है, फूड को ल्यूब्रिकेट कर रहा है, गीला कर रहा है, तो ल्यूब्रिकेट फूड। थर्ड क्या हो गया, डू प्रोग्रेशन इन दी डाइजेशन, है ना, डाइजेशन को आगे प्रोग्रेस कर रहा है। क्लियर, ये तीन इसके फंक्शन हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, फिर फूड कहाँ जाएगा, पाइपलाइन स्ट्रक्चर में, एसोफेगस में। तो एसोफेगस एक तरह का पाथवे बना रहा है। फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, फॉर्म पाथवे। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, अगर वो रास्ता बना रहा है तो वो किसी चीज को ट्रांसपोर्ट भी कर रहा होगा। तो किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। तो ट्रांसपोर्ट फूड टूवर्ड्स द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कर क्यों पा रहा है, क्योंकि वो एक तरह का कनेक्शन बना रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है इसके थ्रू। अगर इस पाइप को आप हटा दोगे, यहां से कट कर दोगे, तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और फूड यहाँ पे एब्डोमेन में या स्टमक में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या कर रहा है, फॉर्म कनेक्शन किसके बीच में, बिटवीन दी माउथ एंड स्टमक, स्टमक और माउथ के बीच में कनेक्शन बना रहा है। ये हो गया आपके तीन फंक्शन। मैंने इसमें इमेज में एक ही है, बट आप मेरे इससे नोट कर सकते हो, नोट कर लेना अगर आपको जरूरत है तो। नेक्स्ट आ जाओ, किससे अटैच है, स्टमक से अटैच है। स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, पहले तो वो फूड को रिसीव करता है, फर्स्ट फंक्शन यही लिख सकते हो आप, रिसीविंग द फूड। फूड को रिसीव करने के बाद फूड को स्टोर करता है, स्टोरिंग द फूड। फूड को स्टोर करने के बाद वो उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्टिंग द फूड। थर्ड, तीन फंक्शन हो गए। फोर्थ फंक्शन हो गया, कैसे डाइजेस्ट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्टिवेट करके, देखो एक्टिवेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक्टिवेट करके उसने क्या किया, फूड को डाइजेस्ट किया। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है, जर्म्स को किल भी कर रहा है, क्योंकि वो एसिड है, जितने भी जर्म्स हमारा सलाइवा किल नहीं कर पाता है तो वो हमारे एब्डोमेन में जाके, स्टमक में जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू किल हो जाते हैं। तो ये था स्टमक का फंक्शन। स्टमक के साथ साथ आपके स्टमक के बगल में लीवर होता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। अगर डाइजेस्ट, वैसे तो लीवर के बहुत 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 सारे फंक्शन है, ठीक है, लेकिन अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे देखें तो लीवर हमारा बिलिरुबिन लेवल को इंक्रीज करता है, बिलिरुबिन लेवल बनाता है, बाइल बनाता है। बाइल क्या करता है, बाइल फूड को डाइजेस्ट करने में और उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारा जो लीवर है वो
अदर फंक्शन अगर देख लेते हैं तो ओल्ड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, पॉइजन्स को भी डिस्ट्रॉय करता है और डाइजेशन में प्रोग्रेस करता है। इतनी सारी चीजें हमारा लीवर करता है। नेक्स्ट है आपका गॉल ब्लैडर। लीवर के नीचे ही होता है गॉल ब्लैडर, ये भी एक ग्लैंड है। गॉल ब्लैडर क्या कर रही है, ये बाइल के कंसंट्रेशन को मैनेज कर रही है। मान लीजिए लीवर ने बहुत ज्यादा बाइल निकाल लिया, तो कितना बाइल जाना चाहिए, कितना बाइल नहीं जाना चाहिए, ये मैनेज कर रहा है हमारा गॉल ब्लैडर। इसीलिए इसको हम एक्सेसरी ऑर्गन कहते हैं, लाइक सपोर्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज भी एक तरह का सपोर्टिव ऑर्गन है। कैसे है? पैनक्रियाज क्या कर रहा है, दो तरह के मेन हार्मोन को सिक्रीट करता है। फर्स्ट है आपका एक इंसुलिन, सेकेंड है आपका ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत कॉमन आपके लिए होगा, मे बी आपने ग्लूकागॉन नहीं सुना होगा। इंसुलिन जो है वो क्या करता है, वो आपके शुगर लेवल को मेंटेन करता है। जैसे कि आपने 3 कप राइस खा लिया, चावल खा लिए, 3 कप चावल आपने खा लिया, ठीक है। अब 3 कप चावल में से 2 कप चावल तो आपके बॉडी को जरूरत थी, तो उसने एनर्जी के फॉर्म में उसको यूटिलाइज कर लिया। 1 कप चावल जो है ना, उसमें से आधा कप जो था वो लीवर ने किसी भी तरह से उस ग्लूकोज को एडजस्ट कर लिया। अब आधा कप का जो ग्लूकोज था वो कहाँ जाएगा, वो तो एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे करते 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 तो आपको शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, है ना। तो इंसुलिन क्या करता है, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है, जो कहीं पर भी ना स्टोर हो पाता है, ना लीवर उसको एक्सेप्ट करता है, ना बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, तो वो ग्लूकोज लेवल जो है इंसुलिन मैनेज कर देता है। इससे आपको डायबिटीज नहीं होती है। अब जब ग्लूकोज लेवल कम पड़ जाता है और बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो आपका ग्लाइकोगॉन जो अगला हार्मोन है वो ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है। समझ गए? पैनक्रियाज एक तरह से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और बॉडी को डायबिटीज मेलाइटिस से भी बचा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो उसका एब्जॉर्प्शन है। तो किस चीज का एब्जॉर्प्शन, मैंने आपको बताया अभी इससे पहले वाली स्लाइड में, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, है ना, आयंस, हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हमें फूड से ही मिलती हैं। और फूड जो है जब इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो फूड के अंदर जब ये सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारी ब्लड सप्लाई के अंदर भेज देती है, सेंड कर देती है और वेस्ट मटेरियल को आगे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा देती है। तो जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो बचा कुचा जितना भी है, जैसे कि वाटर है या कोई भी ऐसी चीज है जो बच गई है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है, वो लार्ज इंटेस्टाइन बचा कुचा चीज एब्जॉर्ब करके ब्लड सप्लाई को भेज देती है। ऐसे काम चलता है हमारा, ठीक है। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है, कंप्लीट डाइजेशन को कंप्लीट कर रही है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और हमारी गट वॉल यानी कि हमारी ये जो इंटेस्टाइन की वॉल है, इसको भी प्रोटेक्ट कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये बाहर निकाल रही है, ये उनको एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है, समझ गए। उसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन बचे कुछ चीजों को रीएब्जॉर्ब कर देती है, आयंस को रीएब्जॉर्ब कर देती है और स्टूल को बना देती है, ठीक है। स्टूल को बनाने के बाद हमारा जो रेक्टम है, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट है, उसको हम रेक्टम बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्टूल को पास करने में हेल्प करता है। और जो रेक्टम की ओपनिंग होती है उसको हम एनस बोलते हैं और वो स्टूल को एकदम डेफिकेट करने में हेल्प करती है। ये थे आपके सारे फंक्शंस। आई थिंक आपको फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, आप फंक्शंस अपने आप भी बना सकते हो ऑर्गन के बेसिस पे। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, हमारे मेन ऑर्गन में हमारा आ जाता है माउथ। तो माउथ फर्स्ट आप लिख सकते हो, इसमें एनाटॉमी में आप लिख सकते हो या इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, माउथ इज द फर्स्ट पार्ट टू रिसीव द फूड। फूड को रिसीव करने का पहला पार्ट कौन है, हमारा माउथ है, ठीक है। इसके अलावा ये एक तरह की कैविटी है। कैविटी कौन होती है, देखो ओरल कैविटी। कैविटी कौन होती है, खाली जगह को, खाली स्पेस को हम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो माउथ जो है वो अंदर से मतलब कैविटी होता है, खाली स्पेस होता है उसके अंदर, तो हम कह सकते हैं कि माउथ इज अ कैविटी।
इसके अलावा ये जो कैविटी है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर टीथ है जो कि मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड है, वो भी मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करती है। टंग है, वो भी मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं इसका रीजन। इसके पास कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो इसके पास दो मेन पार्ट्स हैं, डिवाइड कर रखा हुआ है। पूरे माउथ को दो मेन पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है। एक है वेस्टिब्यूल, दूसरा है ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल वो पार्ट है जो कि हमारे लिप्स, हमारे चीक्स, हमारे गम्स और हमारे टीथ के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीक्स होंगे, ये हैं आपके लिप्स, ये वाला, ये है आपके लिप्स, ठीक है, ये है आपके गम्स और ये है आपके टीथ। इसके अलावा इन सब के बीच में ये जो पार्ट बचता है, कभी अपने अंदर टच करके देख लेना, तो ये जो पार्ट बचता है ये हो गया आपका वेस्टिब्यूल। ठीक है, ऊपर भी इसी तरह से आपका वेस्टिब्यूल मिलेगा। तो वेस्टिब्यूल होता क्या है? तो ये एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो कि माउथ के अंदर होता है, जो कि हर ऑर्गन को अपने जगह पे सिचुएटेड रखता है। ठीक है, और पूरे माउथ का फंक्शन स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। ठीक है, वो हो गया वेस्टिब्यूल। बाकी जितना भी पोर्शन बचा खाली जगह, उसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट एम्प्टी स्पेस ऑफ द माउथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। अभी जो ओरल कैविटी है, इवन वेस्टिब्यूल के पास भी होता है, जो मैं बताने वाली हूँ। उस पूरे को किसने कवर कर रखा हुआ है? ओरल म्यूकोसा ने। ओरल म्यूकोसा हमारी लेयर होती है, सेल्स की लेयर होती है, टिश्यूज की लेयर होती है। ठीक है, जिसके पास म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स का मेन फंक्शन क्या है? कि वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा म्यूकस प्रोड्यूस करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसको फूड को क्या करना होता है? गीला करना होता है। तो उनका मेन फंक्शन क्या है? ल्यूब्रिकेटिंग। ठीक है, ल्यूब्रिकेट करती है फूड को। अब ल्यूब्रिकेट करके वो इजिली ब्रेक डाउन फूड हो जाएगा। समझ गए? ऐसे फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब आ जाते हैं अपर स्ट्रक्चर पे। तो अपर स्ट्रक्चर में देख लो, पैलेट नाम की एक चीज होती है। पैलेट जो होता है वो आपके माउथ के रूफ को बनाता है, आपके माउथ की छत को बनाता है। तो छत जो आगे दिख रही है, रूफ जो आगे दिख रही है, उसको हम एंटीरियर पैलेट बोलते हैं। छत यानी रूफ जो पीछे दिख रही है, उसको हम पोस्टीरियर पैलेट बोलते हैं। ठीक है, तो दो पैलेट हो गए हमारे पास, एंटीरियर पैलेट एंड पोस्टीरियर पैलेट। अब ये फंक्शन क्यों, मतलब क्यों क्यों बनाए गए? गॉड क्यों बना दिया ये पैलेट? तो ये पैलेट इसलिए बनाया है, पहली चीज तो आपके माउथ को स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा। दूसरी चीज आपके माउथ के रूफ को बनाएगा। तीसरी चीज ये आपकी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच में एक डिवीजन है। तो मतलब इसके ऊपर जस्ट नोज है, समझ लो आप। ठीक है, तो नोज को और माउथ को जो डिवाइड करने वाला जो है ना, इसको हम पैलेट बोलते हैं। अच्छा, तो आपने देखा होगा ना, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होता है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, है ना। तो जिन बच्चों का ये पैलेट नहीं होता है, उनके बीच में नोज और माउथ के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हमने इस पैलेट को दो पार्ट में क्यों पढ़ना है? हमने इस पैलेट को दो पार्ट में इसलिए पढ़ना है क्योंकि पैलेट जो है वो अलग अलग फंक्शन कर रहा है। एंटीरियर पैलेट अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, पोस्टीरियर पैलेट पीछे वाला अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है। और फंक्शन करने का जो पर्पस है, फंक्शन करने का जो है प्रोसेस, वो इसलिए चेंज है क्योंकि एंटीरियर पैलेट जो होता है वो हार्ड होता है, पोस्टीरियर पैलेट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। एंटीरियर पैलेट इसलिए हार्ड होता है क्योंकि जो फूड हम अंदर डालते हैं, जो हम उसको च्यू करते हैं, ठीक है, तो एंटीरियर पैलेट हार्ड होता है, इसी वजह से फूड हमारा इधर उधर नहीं जाता है। और हार्ड पैलेट की वजह से जो फूड है हमारा वो टीथ के नीचे आ जाता है और हम उसे च्यू कर लेते हैं, चबा लेते हैं, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर पैलेट हार्ड होता है क्योंकि उसको फूड को फिर से नीचे ही शिफ्ट करना होता है। और पोस्टीरियर पैलेट सॉफ्ट होता है क्योंकि पीछे वाला जो पैलेट है वो सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि हमें पीछे से क्या करना है, उस फूड को अंदर लेना है और एसोफेगस से एब्डोमेन की तरफ पहुंचा देना है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना फंक्शन है। ये हार्ड है तो इसने फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर दिया, पीछे वाला सॉफ्ट है तो उसने फूड को स्वॉलो करने में हेल्प किया।
अब आ जाते हैं इसोफेगस। ठीक है, तो इसोफेगस एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है या इसे हम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि स्मूथ मसल से मिलके बना होता है। आप ये ऐड कर सकते हो। 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। कनेक्शन अगर देख लो तो ये दो तरह से कनेक्टेड है। एक ये माउथ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, दूसरा ये स्टमक से जाकर के कनेक्टेड है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट होता है। जब हम फूड को अंदर लेते हैं, अगर मान लो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, सिकुड़ेगा और खुलेगा नहीं, आप समझ रहे हो? सिकुड़ना खुलना, सिकुड़ना खुलना, सिकुड़ना खुलना। अगर ये सिकुड़ेगा और खुलेगा नहीं तो हमारा फूड नीचे शिफ्ट नहीं होगा। समझ गए? तो ये अपने आप को इधर से पुश करता है, फिर पहले की पोजीशन में आ जाता है, फिर ये अपने आप को छोटा करता है, फिर ये पहले की पोजीशन में आ जाता है। इस तरह से ये अपने आप को मूव करता है इसोफेगस। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है ना, जिसको हमने अभी क्या बोल दिया, हमने बोल दिया बोलस। जब फूड हमारे माउथ से इसोफेगस में पहुंच जाता है तो हम उसको फूड नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अभी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो उसको हम बोलस बोलते हैं। अब ये बोलस नीचे धीरे 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 शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के साथ साथ इसके पास दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिनको हम स्पिंटल्स बोलते हैं। स्प्लिंटल्स, स्फिंटल्स, सॉरी, स्फिंटल्स बोलते हैं। तो स्फिंटल्स हमारे दो होते हैं, एक है अपर स्फिंटल्स और दूसरा है लोअर इसोफेजियल स्फिंटल्स। अब स्फिंक्टर्स एक तरह का कह सकते हैं कि मस्कुलर पार्ट होता है, जो कि जब आपका बोलस नीचे चला जाता है तो ये अपने आप को क्लोज कर लेता है। क्यों? अगर ये अपने आप को क्लोज नहीं करेगा, अगर आपको कफिंग हो गई, खांसी आ गई अचानक से, तो ये बोलस ऊपर चला जाएगा और आपको क्या हो जाएगा? वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उस वॉमिटिंग को बचाने के लिए और फूड को वापस पलट के माउथ में जाने से कौन बचाता है? हमारा स्फिंक्टर्स बचाते हैं, जो कि अपने आप को बंद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं बोलस के अंदर जाने के बाद। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाला जो स्फिंक्टर्स होता है वो जस्ट स्टमक के ऊपर होता है। ठीक है, तो जब स्टमक में हमारा बोलस चला जाता है तो ये स्फिंक्टर्स अपने आप को क्लोज कर लेता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टमक से वापस से इसोफेगस में बोलस चला जाए और हमें नॉजिया और वॉमिटिंग फील होने लगे। ठीक है, ऐसे काम करते हैं हमारे दोनों स्फिंक्टर्स। नेक्स्ट लेयर्स देख लेते हैं। तो हमारे इसोफेगस के पास 3 लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलर लेयर। ओके, तो यहाँ पे आप स्फिंक्टर्स का नोट्स कंप्लीट कर सकते हो, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैंने आपको म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और वो बताया, आपको मस्कुलर लेयर बताई। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। म्यूकोसा कौन सी लेयर होती है? सबसे अंदर वाली इनर लेयर को हम म्यूकोसा बोलते हैं, जिससे हमारा बोलस टच होते होते नीचे जाता है। समझ गए ना? बोलस जो है, फूड जो टूट गया था, वो टच होते होते नीचे जा रहा है। तो जिस लेयर से टच होते होते नीचे एब्डोमेन में जा रहा है, उसको हमने म्यूकोसा बोल दिया। उसके जस्ट बीच वाली जो लेयर होती है, मतलब म्यूकोसा के जस्ट बाद वाली जो लेयर होती है, उसको हम सब म्यूकोसा बोलते हैं। सब म्यूकोसा हाँ, बीच वाली लेयर होती है हमारी। तो सब म्यूकोसा के पास भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ताकि वो म्यूकस सिक्रेट कर सकें हमारे इसोफेगस में। क्यों? अगर मान लो इसोफेगस सूख गया, म्यूकस सिक्रेट नहीं हुआ, तो आपका जो बोलस है वो फिसल के नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारे सब म्यूकोसा के पास क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कि बोलस को नीचे शिफ्ट कराती हैं, अपने आप को ल्यूब्रिकेट करा के, यानी इसोफेगस को गीला करके। देन मस्कुलर लेयर, जो थर्ड लेयर है, मस्कुलर लेयर क्या करती है? जो मैंने आपको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बताया ना, उसमें उसको कंप्लीट करती है, मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका स्टमक। ठीक है, तो स्टमक एक कह सकते हैं कि स्मूथ मसल से मिला हुआ जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और हमारे फूड को स्टोर करने के साथ साथ वो फूड को ब्रेक डाउन भी करता है, प्लस फूड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं उनको भी किल करता है।
So we can say that it is a part of the digestive system, right? Also called the alimentary canal. हम पूरे digestive system को alimentary canal भी बोलते हैं other name से. Okay, कहाँ situated है? It is situated between the esophagus and the intestine. तो आप स्टमक को अगर देखो तो ये जो इसका एंड पॉइंट है, इसके बाद आपको डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन मिल जाएगी। और स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है? जो हमारा इसोफेगस खत्म हो गया था स्फिंक्टर्स के साथ, वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यूअस पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। अगर बीच से एब्डोमेन को आप हटा दोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाएगा, या डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर जो है, सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में जब ये ड्यूडेनम से जाकर के मिलता है, जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये कंप्लीट, पहले तो ये अपना फंक्शन कंप्लीट करता है, तब जाके ये ड्यूडेनम में सारी चीजें भेजता है। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों जैसे कि मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन कंप्लीट करने के बाद जो हमारा बोलस था उसको और छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। जब ये उसको और छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, एकदम मैश कर देता है, ऑलमोस्ट मैश कर देता है, तो उस मैश प्रोडक्ट को हम काइम बोलते हैं। ठीक है, ये काइम कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक से जाएगा ड्यूडेनम में, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो फंक्शन के बेसिस पे अगर देख लेते हैं तो सिंपली डाइजेशन कर रहा है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा एसिड? बता चुकी हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है और और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। फूड का रिजर्वियर है, क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के फूड अलग अलग टाइम पे डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कि कोई 45 मिनट्स पे हो रहा है, कोई 1 आवर में हो रहा है, कोई 2 आवर में हो रहा है। इस तरह से डाइजेशन आपका कंप्लीट होता है। तो जब तक वो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है, वो होगी तो रहेगी तो स्टमक में ही ना, तो एक तरह से रिजर्वियर ऑफ फूड भी है। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको नेचर ने ऐसे ही नहीं बना दिया है, इसका एक पर्पस है। पर्पस क्या है? कि फूड को डायरेक्टली एकदम गश करके एंटर करने से बचाता है इंटेस्टाइन में। पहले ये स्पीड को कम करता है, फिर जहां पर स्पीड को बढ़ाना होता है वहां पे स्पीड को बढ़ा करके ड्यूडेनम में पहुंचा देता है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट सीधा सीधा होता तो फूड कैसे गिर जाता? आप सोच रहे हो, यहाँ पे फूड तो स्टोर ही नहीं हो पाता, यहाँ से आता फूड और यहीं पे डायरेक्ट जाकर के इंटेस्टाइन में गिर जाता, तो स्टमक का कोई काम ही नहीं बचता। इसीलिए इसको जे शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, इसके अलावा कनेक्शन बनाता है। ऑब्वियसली बीच का ऑर्गन है तो कनेक्शन बना ही रहेगा। इवन हर ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्शन बनाता है, क्योंकि विदाउट ग्रुप एक्टिविटी ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब एब्डोमेन के सारे पार्ट्स देख लेते हैं और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं कि भाई पार्ट्स बने तो क्यों बने। तो फर्स्ट है आपका कार्डिया। कार्डिया यहाँ पे देख लो, यहाँ पे है एसोफेगस के लोअर स्फिंक्टर्स के पास है जस्ट कार्डिया। तो कार्डिया का मेन फंक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली ये रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है? काइम को रिसीव कर रहा है, सॉरी बोलस को रिसीव कर रहा है फ्रॉम द एसोफेगस, और कहाँ भेज रहा है? इनटू द बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है आपका फंडस। तो फंडस अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन होता है। ठीक है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा उठा होता है गुंबद की तरह, जस्ट एडजेसेंट टू दी एसोफेगस होता है, एसोफेगस के पास होता है और बॉडी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं बॉडी। बॉडी सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, देखो सबसे ब्रॉड एरिया है, सब ब्रॉड नहीं, सबसे लार्जेस्ट एरिया है पूरे एब्डोमेन का। ठीक है, लार्जेस्ट एरिया। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है? कि ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है और HCl की एक्टिविटी में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा पार्ट? पाइलोरिक पार्ट, जो कि बॉडी के जस्ट आफ्टर है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बॉडी एक पार्ट आता है जिसको हम पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका, यहाँ पे देख लो, पाइलोरिक कैनाल, और दूसरा है पाइलोरिक एंट्रम। तो पाइलोरिक एंट्रम जो है वो पहले पड़ जाता है। पाइलोरिक एंट्रम जैसे ही कंप्लीट होता है आपका पाइलोरिक कैनाल हो जाता है, आ जाता है। तो इन दोनों का अलग अलग फंक्शन है। पाइलोरिक एंट्रम क्या करता है कि फूड को डायरेक्ट रिसीव करता है बॉडी से, ठीक है, और फूड की जाने की स्पीड को क्या करता है? कम करता है। अब यहां से फूड आया, अगर यहां से फूड आया 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 तो पाइलोरिक एंट्रम ने यहां उसको गिरा दिया, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी कम कर दी। फिर यहां से जब फूड गया है तो पाइलोरिक कैनाल ने एक पाथवे दिया है जो कि फूड को डायरेक्ट ड्यूडेनम में पहुंचाता है। ठीक है, तो
पाइलोरिक कैनाल ने उस फूड की स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी, तो पाइलोरिक कैनाल ने क्या किया, इस कर्व अपने कर्व शेप की हेल्प से, ये जो इसका कर्व शेप है, इस कर्व शेप की हेल्प से उसने क्या किया कि फूड की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया और वो ड्यूडेनम में चली गई। ठीक है, तो ये दो पार्ट हैं आपके पाइलोरिक के। इसके अलावा इसके पास कार्डियक नॉच होता है, जो कि सुपीरियर पोर्शन है कार्डियक नॉच। यहाँ पे देख लो कार्डियक नॉच, ये देखिए एक ग्रूव लाइक गड्ढे की तरह एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं, जो कि जे शेप को कंप्लीट करता है। इसोफेगस के जस्ट पार्ट होता है और एब्डोमेन के अंदर होता है, मतलब एंट्री करता है इसोफेगस जो, तो एक तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है इसोफेगस का भी और हमारे इसका फंडस का भी। देन एंगुलर नॉच जो होता है वो नीचे की जो कर्व शेप होता है, कम जो लेस कर्व शेप होता है उसको हम एंगुलर नॉच बोलते हैं। ठीक है, ये भी पाइलोरिक के पास होता है, बॉडी और पाइलोरिक के पास होता है और ये हमारे जे शेप को कंप्लीट करता है क्योंकि ये बेंड कर रहा है हमारे एब्डोमेन को। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, आई नो। ठीक है, तो बहुत लंबा वीडियो से अच्छा है कि फिर नेक्स्ट पार्ट में बना लूं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इंटेस्टाइन, उसके सारे पार्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम एसेसरी ऑर्गन कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर नोट समझ में आ रहे हैं या वीडियो ठीक लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे पता है कि एनाटॉमी इतनी टफ नहीं है, बट अगर आप मेरी फिजियोलॉजी के लेक्चर देखोगे तो मैंने काफी हद तक अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको नोट्स भी सफिशिएंट मिल जाएंगे, प्लस आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा। एक बार मेरे कहने से देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया क्या डिस्कस करने वाले हैं। चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।